रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 7। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में एक इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफार्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूं, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उससे प्रभावित भी हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया। कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरा उपन्यास बहुत बढ़िया है, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूं। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है, वह एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बेचने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप यह कहना चाहते हैं कि बेचना सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलती क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कोई भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल जाऊं क्या? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफरत करती हूं। उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स का अध्ययन क्यों करूं? अब वह अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी हुई थी। मैंने इसे उठाया और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहां पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूं, आप बहुत बढ़िया लेखक हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं, आपके पास मास्टर डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर ले और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक बेस्ट राइटिंग लेखक बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतने नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने के लिए प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखक हूं और आप एक सेल्समैन हैं, यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वह सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं एक गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ में आ गया था कि गड़बड़ कहां थी। मैं हैरान देखता रहा। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। मुझे लगातार यह देख देख कर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं।
मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूं जो एक साल में $20,000 से भी कम कमाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाला एक व्यावसायिक सलाहकार कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता है। इस व्यावसायिक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, तो वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर है। इस वाक्य का यह मतलब है कि ज्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में केवल ज्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उस रिपोर्टर का है। अगर वह सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइजिंग, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम ही मिलता, परंतु इससे वह यह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह किया जाए। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होता, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वह यह भी सीखती कि मुफ्त प्रचार के लिए किस तरह लाखों कमाए जाए। फिर रातों में और सप्तांतों में वह अपना महान उपन्यास पूरा करती। जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने मुझे यह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक से साफ कह दिया, इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 प्रतियां बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। दिक्कत यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटिला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे हजारों टन प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का समर्थक हूं और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूं। अन्यथा मैं अपने पुरातनपंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रचारित हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी बहुत खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं 3rd मेट था और हालांकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था, और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टी थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले अपनी तनख्वाह दुगनी कर लेता। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया और मरीन कार्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयां दी। स्कूल और नौकरी में विशेषज्ञता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर यह मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझसे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे।
आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। यह उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की शब्दावली को पकड़ लूंगा और यह भी समझ लूंगा कि क्या महत्वपूर्ण था और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूं, और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखा रहे थे। इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे निर्णय के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और उसमें तनख्वाह और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। मेरे पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं शिप का अफसर बनने के लिए शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाजों पर, बड़े फ्रेट्स पर, ऑयल टैंकरों पर और यात्री जहाजों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि वे यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में है, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज्यादातर सहपाठी, जिसमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस में व्यवसाय, लोगों, बिजनेस की शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर रहा होता, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके मैंने यह नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कार्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, परंतु वास्तव में मैं ट्रुप का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बतला रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं तो आप पर पीछे से गोलियां चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। वियतनाम से 1973 में लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरॉक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फायदे वह वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और बेचने का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। जेरॉक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके निचले स्तर के होते हैं। मैंने जेरॉक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला उत्पाद था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनता था।
और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया था। अगर अब मैं असफल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करता हूं और जैसा मेरे अमीर डैडी मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रूस में निवेश करती है। एक कहावत है, जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल यह नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का एक रूप है। इसलिए ज्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाला जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों की तनख्वाहें देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लो। ज्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरस्कारों जैसे वेतन और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात का ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं, और इस बात पर भी ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर्स की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए की तेजी से घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे, नौकरी। जेरी मैगवायर नाम की फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ, परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी। यह उस दृश्य में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग मौन और स्तब्ध हैं। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूं, परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा वाक्य है। यह उस तरह का वक्तव्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रखते हैं और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज्यादा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों को यह सवाल पूछता हूं, रोजमर्रा की यह गतिविधि आपको कहां ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल्स के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होना चाहिए। और बाकी बचे 50% में से 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रैग ए स्कारपेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा, जिसकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं तैयार करने में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट,
सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है, मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पेल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान को ज्यादा खतरनाक नए 401G प्लान के अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है, और यह तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति साल से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे यह फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज वृद्ध है तो वे अक्सर मेडिकल केयर अपेक्षाकृत युवा आदमी को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं, या उनकी भविष्य की दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही जाती है और वे अपने आप से कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूं तो मैं हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूं। मैं यह सुझाव देता हूं कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें, केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने की बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है। मैं सुझाव देता हूं कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीक सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हो जाने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान है। जब मैं यह सुझाव देता हूं तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है कि जवाब मैं पूछता हूं तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे देंगे। दूसरे वक्तव्य, मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है, कि जवाब में कहता हूं मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, परंतु मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो जाते हैं और दोहराए पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की ही तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आई जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, परंतु एक बार मैं वहां पहुंच जाता हूं तो काम शुरू कर देता हूं और मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनिच्छुक हों और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हो, तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहां यूनियन हो। लेबर यूनियनें विशेषज्ञों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गई तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिंदगी भर यह कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाई। वे सफल हुए। हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे।
व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फायदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी मूल्यवान नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जो हर साल $1.5 लाख कमा रहा हो, तो उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की जरूरत होती है और जिसके लिए पायलटों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आज डॉक्टरों के लिए भी यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं। कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे MHO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। ENA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफी कम होता है। तो नियम यह है, उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा में पूछता हूं, आप में से कितने मैकडोनाल्ड से अच्छा हैमबर्ग बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूं, अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्ग बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनाल्ड्स आपसे ज्यादा पैसा बना लेते हैं? जवाब साफ है, मैकडोनाल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्ग बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने की सोची। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का विज्ञापन 4 रंगों में एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता था। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्ग बना सकता है, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या यह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी दक्षताओं से कम पैसा कमा रहे हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि उनका ज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्ग बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडोनाल्ड सबसे अच्छे हैमबर्ग नहीं बनाते थे, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने
टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफेशनल्स के लिए और ज्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए अभियान छेड़ रहे थे। हमें इस बात पर काफी बहस हुई, परंतु मैं जानता हूं कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की जरूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाई कि आप जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं उतने ही ज्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कारपोरेशंस यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वे यह भी समझ जाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत फायदा होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की जरूरत होती है वे हैं: नंबर 1 कैश फ्लो का मैनेजमेंट, नंबर 2 सिस्टम का मैनेजमेंट, आपको और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, नंबर 3 लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बेचने की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो। कम्युनिकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूं या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूं। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज्यादा मेहनत की वे उतने ही ज्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल की वे उतने ही ज्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूं कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञताओं का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बेचने और मार्केटिंग की दक्षताएं ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि उनमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं किसी को भी वही सलाह देना चाहूंगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं, परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है।
मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बेचने की कला सीखें। चाहे वे कुछ भी न कमाएं, परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी जरूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामलों में देने और लेने में बहुधा कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं, न ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपनी चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। यह संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहते थे, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा मैं उसे दान कर दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया, इसलिए वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यह यकीन करते रहे, लो और फिर दो। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियानुसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूं। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं अध्याय 8 की तरफ, जो है बाधाओं को पार करना। आपका दिन शुभ हो।